तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वांगलिन करेंटली अपनी कल्टीवेशन को वहां पर रिकवर कर रहा है और अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में वांगलिन जाएगा सोल रिफाइनिंग सेक्ट, जहां पर फाइनली उसने अपनी कुछ कल्टीवेशन को रिकवर कर लिया है। और जिसे सुनकर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल शॉक में चले आओगे कि उसने सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के अंदर में उस कल्टीवेशन लेवल को अचीव कर लिया जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। और मैं सच में बता रहा हूँ, तुम शॉक में आने वाले हो। साथ ही साथ हम लोगों को द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लियू में फिर से नजर आने वाली है, वो भी सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। हाँ पता है, आप लोग सुन के चौंक जाओगे, इस बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सुनो, इसके बाद जब वांगलिन उस मस्कीटो बीस्ट के ऊपर में ट्रैवल कर रहा था, तब उस मस्कीटो बीस्ट की जो स्पीड थी इतनी ज्यादा थी कि वांगलिन उसे सह नहीं पा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बीस्ट है उसकी जो कल्टीवेशन है वो नैस एंड सोल है, और हम लोग का जो वांगलिन है वो की कंडेंसेशन, जिस वजह से वांगलिन ने उस बीस्ट को वहाँ पे स्लो कर दिया और आराम से जाने लगता है। वांगलिन उसकी पीठ के ऊपर में बैठ के एक मैप को निकालता है और उस मैप के ऊपर में वो देखता है कि उसके आसपास में कौन से सेक्ट है जहाँ पर वो जाके स्पिरिचुअल एनर्जीज को अच्छी तरीके से गैदर कर सकता है। तो उसने देखा कि वहाँ पे 3 सेक्ट है पावरफुल, जिनमें से एक सेक्ट उसे काफी ज्यादा पास दिखा, जो कि था सोल रिफाइनिंग सेक्ट। तो वांगलिन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो इसी सेट के अंदर में जाएगा, और उसने इसे इसलिए चुना क्योंकि इस सेट के अंदर में तकरीबन 100 से भी कम कोर डिसाइपल्स थे, लेकिन इसके पास में वो जो आउटर डिसाइपल्स है वो हजारों लाखों की तादाद में है। और साथ ही साथ इतने कम कोर डिसाइपल्स होने के बावजूद भी इसकी जो पावर्स है वो बाकी दोनों के लगभग बराबर है। मतलब इनके पास में जरूर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल इक्विपमेंट्स होंगे। साथ ही साथ इनकी जो कोर डिसाइपल्स है उसके पास में ट्रेनिंग एडवांस होगी, जिस वजह से उनकी पावर्स भी काफी ज्यादा हो सकती है। साथ ही साथ इसी सेट के अंदर में वहाँ पे 3 माउंटेन्स थे जहाँ पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस होती है, मतलब काफी अच्छी अमाउंट में वहाँ पे मिल सकती है। जिस वजह से वांगलिन ने डिसाइड किया कि वो पहले आउटर डिसाइपल बनेगा, बाद में वो जाके इनर डिसाइपल बन जाएगा। और वांगलिन जैसे ही उस सोल रिफाइनिंग सेट के तकरीबन 500 किलोमीटर पास पहुंचता है, तो उसने मस्कीटो बीस्ट को छुपा दिया, जिसके बाद वो खुद से उड़ के वहाँ पर ट्रैवल करता है। और जब वो वहाँ पर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके बाहर में ऑलरेडी काफी पावरफुल डिफेंसिव बैरियर क्रिएटेड है, जिसके अंदर में वो ऑफकोर्स एंटर नहीं कर पाता। तो वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है और तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई बूम बाम करता हुआ आ रहा है काफी तेजी से। और ये आदमी का जो डिस्क्रिप्शन है नॉवल के अंदर में काफी बेकार दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ पे वो मेंशन था कि जब वांगलिन उसको देखता है तो वो जो आदमी था वो एक मिडिल एज आदमी था। उसकी जो आंखें थी वो काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन उसका नाक और मुंह काफी ज्यादा बड़ा था। और सुन के तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि कितना गंदा दिखेगा। और इसकी जो कल्टीवेशन थी वो ज़्यादा नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टेज कोर फॉर्मेशन पे था। और वांगलिन हम लोगों का कहाँ सोल फॉर्मेशन लेवल से वापस आ चुका है, तो ऑफकोर्स उसने उसकी कल्टीवेशन को पहचान लिया। तो वो जैसे वहाँ पे देखता तो काफ़ी ज़्यादा इज्जत भरी नज़रों से वांगलिन उसके सामने में झुक जाता है। झुकता नहीं है, मतलब थोड़ा सा इज्जत दिखाता है, और थोड़ा इज्जत मिलने के बाद तो बच्चा भी सर पे चढ़ जाए, तो ये फिर भी मिडिल एज आदमी है। तो वो वहाँ पे थोड़ा ठाट पाट में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, कौन सी कल्टीवेशन फैमिली से आए हो। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जब वांगलिन इस सोल डिफाइनिंग सेट की तरफ आ रहा था, तब उसे इस बात का पता चलता है कि ये जो कंट्री पीलू है वो एक रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री है, और इसके अंदर में वो जो 3 मेजॉरिटी सेक्ट है उसके ऊपर में कई सारी कल्टीवेशन फैमिलीज डिपेंडेंट है, ताकि वो अपने कोर डिसाइपल्स को वहाँ पे सेंड करे और वहाँ पे कल्टीवेशन कराए। जिस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द कल्टीवेशन फैमिलीज है वो लोग इन्हीं तीनों के पास में अपने डिसाइपल्स को सेंड करती है। और यही कारण था कि इस ओल्ड आदमी ने आकर वांगलिन से पहले पूछा कि तुम कौन से कल्टीवेशन फैमिली से हो। तो यहाँ पे वांगलिन ऑफ कोर्स किसी भी फैमिली से नहीं है, तो वांगलिन रिप्लाई करता है कि मैं एक रो कल्टीवेटर हूँ, मैं रात चलते हुए कल्टीवेशन करता हूँ। और वो वहाँ पर यह भी बताता है कि मेरी मंशा है कि मैं सोल रिफाइनिंग सेट का एक आउटर डिसाइपल बनूं और यहाँ पर अपनी ज्ञान की प्राप्ति करके कल्टीवेशन को इनहेंस करूं। जिसके बाद वो मिडिल एज आदमी वांगलिन को बताता है कि अभी यहाँ के जितनी भी वैकेंसीज है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, तो तुम कुछ सालों बाद आना। एक्चुअली में सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर में एंटर करने का कुछ क्राइटेरिया वगैरह कि हर 3 सालों पे आउटर डिसाइपल्स के अंदर में कंपटीशन होता है, और उसके अंदर में जो भी विनर होगा वो एक इनर कोर डिसाइपल बन जाएगा। और फिर उन कोर डिसाइपल्स के अंदर में एक अलग टूर्नामेंट होगा, और उसके अंदर में जो हारता है उसे लात मार के वो लोग वापस से आउटर डिसाइपल बना देते हैं। और इनके यहाँ पे ये चीज़ हमेशा चलते रहता है, और बाई चांस अगर तुम बीच में ही पिट गए तो तुम्हें बाहर ऐसे भी फेंक देंगे वो लोग। इसके बाद वांगलिन उस आदमी के चेहरे की तरफ दिखता है, उसे दिखता है उसकी आंखों में लालच। तो वांगलिन वहाँ पे निकालता है एक सील्ड बॉक्स, और सील्ड बॉक्स के अंदर में वहाँ पर था एक फ्लाइंग स्वॉर्ड। उसने सीधा उस आदमी को ऑफर किया और उस आदमी ने उसे एक्सेप्ट भी किया। जिसके बाद वो पूछता है कि आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ से। तो वहाँ पे वांगलिन एक छोटा सा कहानी सुना देता है कि पास्ट के दौरान कई सालों पहले उसने एक कोर फॉर्मेशन के कल्टीवेटर का मदद किया था जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था। जिसके बाद उस कल्टीवेटर ने खुश होकर वांगलिन को ये स्वॉर्ड दे दिया, और वांगलिन कहता है कि मैं अभी इतना ज्यादा वीक हूँ कि इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सीनियर आप इसे इस्तेमाल करिए। जिसके बाद वो उसे एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन
लेकिन उसके दिमाग में थोड़ा-सा वो रॉबिन हुड वाला सीन होता है ना डिटेक्टिव टाइप का, उस तरीके का सवाल पनपने लगता है और वो वांगलिन से पूछता है कि आखिर वो जो कोर फॉर्मेशन का कल्टीवेटर था वो किस तरीके से इंजर्ड हुआ। यहाँ पे वांगलिन चौंकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 500 सालों की कल्टीवेशन ने वांगलिन ने इतनी ज़्यादा दुनियादारी देख ली है कि छोटी-मोटी कहानी उसके पास में फटाक से रेडी हो जाएगी। और वांगलिन वहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुना देता है और उस लालची को एक स्वॉर्ड मिल गया। उसके बाद वो उतना कुछ ध्यान देगा, उस कहानी को उसने मान भी लिया, जिसके बाद वो सभी उसके अंदर में एंटर कर जाते हैं। वांगलिन जैसे उसके अंदर में एंटर करता है तो उस मिडिल एज आदमी ने उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करा दिया और एक दूसरा आदमी आके उससे रजिस्ट्रेशन फीस भी ले लेता है, 3 टॉप क्वालिटी स्टोन्स। और जब वांगलिन उसे दे रहा था तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि इतना महंगा चीज़ उसने वहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि उसे के पास फिलहाल के दौरान सिर्फ और सिर्फ 15 ही टॉप क्वालिटी स्टोन्स बचे हुए थे और उनमें से 3 उसने गवा दिया यहाँ पर। लेकिन उसे वहाँ पे मिल जाता है एक एक्सेस टोकन, जिसकी मदद से वो एक केव के अंदर में जाके वहाँ पे कल्टीवेट कर सकता था और उसके टोकन का नंबर भी मुझे याद है, उसने बताया 1090। इसके बाद वो लोग वांगलिन से उसका नाम पूछते तो वांगलिन तो नामकरण करने में एक्सपर्ट है ही, क्योंकि वो फिलहाल के दौरान ना ही वांगलिन बता सकता ना ही संगन्यू, जिस वजह से उसने अपना नाम रख दिया क्यानमू। जिसके बाद वो वहाँ पर एक और आदमी जो कि उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहा था, उसने पूछा कि आगे तुमने इस बूढ़ा को क्या ऑफर किया जिससे ये इतना ज़्यादा खुश है। तो वो वहाँ पे बताता है कि कुछ नहीं, बस एक छोटा सा फ्लाइंग स्वॉर्ड था। जिसके बाद वो समझ जाता है कि लालची आदमी लालची ही रहेगा। इसके बाद वांगलिन अपने केव के अंदर में पहुंच जाता है और वहाँ पे पहुंचने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होने लगती है और उसने अपने केव के अंदर में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेशंस को क्रिएट कर दिया ताकि कोई भी जल्दी आसानी से एंटर ना कर सके। जिसके बाद वांगलिन ने अपनी कुछ टॉप क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स को निकाला ताकि उसके अंदर में जो भी स्पिरिचुअल एनर्जीज है वो और भी ज़्यादा कंडेंस हो जाए और वांगलिन उन सभी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। जब वो वहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था तब तकरीबन एक पहाड़ के ऊपर में एक सुंदर सी महिला हम लोग को दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। एंड ऑफ कोर्स आप सभी को पता ये कौन है, हम लोग की ल्यूमी। ल्यूमी के हाथों में एक हम लोग का जेड दिखाया जाता है, उस जेड के अंदर में हल्का सा कुछ चमक रहा था और ये जो जेड है वो ऑफ कोर्स सुजाकू ने उसे दिया है और इसकी मदद से वहाँ पे उसे पता चल जाता है कि वांगलिन जो है वो इसी जगह पर है, तकरीबन 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। लेकिन एग्जैक्टली वांगलिन कहाँ पर है वो उसे नहीं पता था। जिसके बाद उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, क्या वांगलिन तुम सोल डिफाइनिंग स्टेट के अंदर में हो। इसके बाद ये सीन कट होता हुआ नजर आता है। हम लोग को दूर कहीं और का सीन दिखाया था जहाँ पर एक तेज हरी रोशनी काफी तेजी से पनपती है और एक ही झटके में हम लोग को एक कल्टीवेटर दिखाया था जिसका काफी ज्यादा बुरा हाल था। ऐसा लगा था मानो किसी ने धर के उसे काफी ज्यादा कूट दिया हो। इनफैक्ट उसकी ओरिजिन सोल के ऊपर में 3 डेंट नजर आते हैं। डेंट का मतलब पता है ना, जब कोई गाड़ी किसी को ठोक दे तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, उस तरीके का डेंट उसकी ओरिजिन सोल के ऊपर में था, वो भी 3। और ये कोई और नहीं बल्कि हम लोग का जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर, हाँ वही कल्टीवेटर जो कि सुनताई के साथ में लड़ रहा था और सुनताई ने अपना एक कॉप्स को निकाल दिया, वो बच्चा वाला कॉप्स जो कि उसे इतना बुरा मार मारता है कि उसके ओरिजिन सोल के ऊपर में 3 पंचेस के दाग है और वो इतनी मुश्किल से बचा ना पूछो मत, क्योंकि जब उन लोगों के बीच में वो फाइट हो रहा था तब वो लोग इतनी तेजी से वहाँ पर भागते हैं और तकरीबन उन लोगों की फाइट कुछ महीनों तक चलती है कि उन लोगों ने पूरे प्लैनेट का एक चक्कर लगा दिया था। अब सोच लो कि कितना तेज वो भाग रहा था और उसकी किस्मत अच्छी थी कि पूरे सुजाकू प्लैनेट के नॉर्दर्न पार्ट के ऊपर में एक कोई तगड़ा सा फॉर्मेशन है जिसके अंदर से कोई भी जल्दी निकल नहीं पाता, तो उसने उस डीमन बच्चे को वहाँ पे फंसा दिया, जिसके बाद वो फाइनली अपनी जान को बचाकर निकल पाया, वरना पक्का वो बच्चा इसकी जान ले लेता। और जब वो कॉन्टिनेंट पे अपने वापस पहुंचता है तो वो क्या करेगा, ऑफकोर्स खुद को जाकर रिकवर करने का ट्राई करेगा। रिकवर करते हुए वो वहाँ पे ध्यान में आता है कि वांगलिन से उसने एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड को छीना था और जब वो निकालता है तो उसे देख के उसे काफ़ी ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि वो जो स्वॉर्ड था वो एक अलग ही मटेरियल का बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर में कुछ और चीज़ है। जी हाँ, हम लोग का स्वॉर्ड स्पिरिट सु लुगु, और वो वहाँ पे जैसे ही बाहर निकलता है तो वो डर के मारे बोलता है, ऐसा सर मुझे जान से मत मारना क्योंकि मैं तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा वफादार हूँ। वो जो वांगलिन है वो काफ़ी ज़्यादा बदमाश था, उसने मुझे ज़बरदस्ती इस स्वॉर्ड के अंदर में कैद कर रखा, मैं तकरीबन कई 100 सालों से इसके अंदर में कैद हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे कुछ मत करना। जिसके बाद वो डीमन क्लैन का एंसेस्टर इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि एक ही बार में इसकी बात को मान ले, और वहाँ पर उसने सोचा था कि उस स्वॉर्ड स्पिरिट को वहाँ पर वो मार के अपने स्वॉर्ड स्पिरिट का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब वो देखता है कि शू लुगु इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो वहाँ पे चौंक जाता है, क्योंकि कोई भी स्वॉर्ड स्पिरिट इतनी आसानी से इस इंटेलिजेंस को अचीव नहीं कर पाता। लेकिन उसे कहाँ से पता होगा कि ये एक्चुअली में एक स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं है बल्कि ये एक डेविल है। इसके बाद वो वहाँ पे थोड़ी और इंक्वायरी वगैरह करता है, लेकिन शू लुगु हम लोगों का मुंह फट आदमी है, उसने वहाँ पे ऐसी ऐसी कहानी सुना दी जिसके बाद वो वहाँ पे उससे कन्विंस हो जाता है और उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हें अपना स्वॉर्ड स्पिरिट बना दूंगा। इसी दौरान जब वो वहाँ पे थोड़ी सी राय विचार कर रहा था तभी उसने एक हरी एनर्जी से शू लुगु के ऊपर में हमला किया, जो कि एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए नहीं था बल्कि उसकी बॉडी के ऊपर में एक सील को क्रिएट करने के लिए था। और इसके बाद ही वहाँ पर शू लुगु को उसने फाइनली अपना स्वॉर्ड स्पिरिट मान लिया। इसी दौरान वहाँ पे एक्चुअली में तुम लोग सोच रहे हो कि शू लुगु ने पार्टी बदल ली है, तो बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि वांगलिन भले ही उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह देता था, लेकिन वांगलिन दिल का साफ है, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं किया उसने। काफ़ी ज़्यादा सोल्स वगैरह खिलाए थे और उसने यहाँ पर सोच के रखा था कि जब वो वांगलिन के साथ में मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो पार्टी बदल के यहाँ पे एंसेस्टर को मार देगा, क्योंकि वो वफादार कभी भी था तो वो वांगलिन का था, है और शायद से इन फ्यूचर रहेगा भी। इसके बाद ही हम लोग को वापस से वांगलिन को दिखाया जाता है जो कि उस केव के अंदर में बैठ के कल्टीवेट कर रहा है और वो अंधों की तरह वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जीज को ऑब्जॉर्व कर रहा था। और उसने फाइनली तकरीबन कुछ महीनों तक जब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा तो उसकी जो कल्टीवेशन थी उसने मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में ब्रेक थ्रू कर लिया। लेकिन उस केव के अंदर में इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस हो गई थी कि लिटरली वो केव उस चीज़ को झेल नहीं पाता, उसके ऊपर में क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं। जिसके बाद वांगलिन ऑफ कोर्स वहाँ से वो निकलने का ट्राई करेगा ही। उसने फॉर्मेशन को तोड़ा और बाहर की तरफ निकल जाता है। केव के बाहर आते ही वहाँ पर वांगलिन को उन पहाड़ों के बीच में सूरज ढलता हुआ नजर आता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और वांगलिन वहाँ पे सोचता है कि ये जो है वो साल का आखिरी दिन है, मतलब कल से एक न्यू ईयर स्टार्ट होगा। मतलब इस साल के अंदर में मैंने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स को भी ऑब्टेन किया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस चीज़ को भी सीखा कि सभी चीज़ों को पाने के बाद अगर वो चीज़ छिन जाए तो उसे वापस से ऑब्टेन करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस साल मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स को किया, लेकिन अगले साल मेरे लिए एक नई शुरुआत होगी और इस नई शुरुआत के साथ में पूरा प्लैनेट सुजाकू एक नए वांगलिन को देखेगा। और इस दौरान वांगलिन सिर्फ और सिर्फ किसी और के बारे में नहीं बल्कि जोरू के बारे में सोचा था कि आखिर जोरू अभी के दौरान कर क्या रही होगी। क्या वो उस वाइट टाइगर को वहाँ पे बुली कर रही होगी या फिर वो कुछ खा रही होगी। इसी दौरान उसे वांगलिन को उस गोल्डन लाइट यानी कि जो सूरज के ढलते समय वो जो रेड गोल्डन लाइट नजर आ रहा था, उसके बीच एक सुंदर सी लड़की उड़ती हुई नजर आ रही है। और हाँ, वो लड़की सुंदर थी और वांगलिन उस दौरान सोचता है ये लड़की थोड़ी सी जानी पहचानी है। तब तक हम लोग इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो करो, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हो। तो अगर आप लोग लाइक करते हो तो हम लोग जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करेंगे। अब मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।